हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में, दिस इज क्लास नंबर 5th और ऑल 4 क्लासेस जो हैं, 4 क्लासेस ये हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ से देख सकते हो, लिंक आपको जाता ही होगा। और शुरुआत में कुछ फ्री क्लासेस जो है वो आपको यूट्यूब पे ही देखने पड़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के। उसके बाद से फिर सारा कुछ सिस्टम में आ जाएगा, हमारे वेबसाइट पे जाने लगेगा। प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट कर लें, ये देखो किसी का माइक ऑन है। फिर जब सारी क्लासेस वेबसाइट पे जाने लगेगा तो आप वहाँ से देख लोगे प्लेयर से, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी सर ने जो लिंक भेजा है उस लिंक को खोलोगे तो इसी साल का करंट वीडियोस आपको उस लिंक में मिल जाएगा। बच्चे अभी हम लोग चैप्टर 1 के बेसिक्स में ही हैं। ये सारे टॉपिक्स डिटेल में आपके बुक में नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको पता होगी तो आगे आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि स्टैट्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सिलेबस से कट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने अपना कुछ बेसिक्स तैयार किया जितना जानना बहुत जरूरी है, के बगैर स्टैट्स आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिया था, याद होगा फॉर्मूला आपको। एक ही बेसिक फॉर्मूला हम आपको कहेंगे लर्न करने के लिए, कि कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला याद है। सॉरी, तो उसका है डिस्क्रीट का है, इंडिविजुअल का दिस वन। बस ये वाला आपको लर्न करना है। बस ये वाला इंडिविजुअल जो है ये आपको लर्न करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये इंडिविजुअल का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए आज के क्लास के लिए। याद है सभी को? यस मैम। बाकी सब तो नहीं। यस बच्चे, आप लोग कई बात करते हो, माइक नहीं म्यूट करते, आवाज आती है, इसलिए आप लोग म्यूट कर लें। इसी वाले फॉर्मूले पे आज की पूरी क्लास जो है वो डिपेंडेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 1, standard deviation is standard deviation is independent standard deviation is independent of change of origin और चेंज ऑफ स्केल मैंने लास्ट क्लास में बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, लास्ट क्लास नहीं उसके भी पहले सेकेंड क्लास में बताया था। डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट डिपेंड्स अपॉन change of scale, but depends upon change of scale। देखना बच्चे, सबसे पहले मुझे बताओ कि चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या होता है। प्लस माइनस कुछ करना, प्लस माइनस कांस्टेंट करना, यानी कांस्टेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एडिशन। जैसे -5 करते हैं तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ 5, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। चेंज ऑफ ऑरिजिन में आप समझ लो कि कोई भी चीज का ऐड होना इज चेंज ऑफ ऑरिजिन, और किसी चीज से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि डिवीजन इज आल्सो काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो एक ही वर्ड हम लोग यूज करेंगे। किसी चीज से मल्टीप्लाई करना ये हमारा कहलाता है चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पर हम लोग एक ही साथ दोनों करके भी दिखला सकते हैं, अलग अलग भी दिखला सकते हैं। अभी मेथड 1 में दोनों को अलग अलग करके दिखला रहे हैं, मेथड 1। मेथड 2 भी आपको बताएंगे। तो ऑरिजिन चेंज ऑफ ऑरिजिन को एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देना। दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस के या c ले लो, x प्लस सी ले लिया। अब प्लस सी ले लिया है, सी में भी पॉजिटिव सी में भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। सी क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाना है। कहाँ तक जाना है? स्टैंडर्ड डेविएशन तक। देखो ना जरा, एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। इसका भी यूज हम लोग बहुत सारे प्रूफिंग में करते हैं, बहुत सारे प्रूफिंग में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग y मीन निकालेंगे, क्योंकि ये ना बहुत इजी वे है आसानी से जाने का। अब देखो जरा,
ये हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में किया था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स दी चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स दी मीन। यानी जो भी हमने x में ऐड किया है एवरेज में भी उतना ऐड करोगे तो नया वाला एवरेज मिल जाएगा। यहाँ अगर हमने हर x में c ऐड किया है तो y के एवरेज जो निकलेंगे वो x के एवरेज प्लस c करके आएगा। ये हमने बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन ऐसा लिख दिया डायरेक्टली। बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दोनों का डिफरेंस लेना जरूरी है। ध्यान से देखो बच्चे कि अभी जो हम लोग दो और प्रूफ करेंगे वो इसी तरीके से होगा। दोनों का डिफरेंस लेना जरूरी है। y माइनस वाई मीन ले लिया, मुझे बताओ सी सी कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स मीन आ जाएगा। अब फिर हमने y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर ले लिया तो इधर भी माइनस करना है ना। ये 1 है ये 2 है तो 1 माइनस 2 कर रहे हैं बच्चे तो सी कैंसिल हो गया, y माइनस वाई मीन इक्वल टू x माइनस एक्स मीन आ गया। अब स्क्वायर कर दिया। अब देखो ना टेकिंग समेशन ऑन बोथ दी साइड्स। आप एक लैंग्वेज लिखना, लैंग्वेज हम लोग मिस कर रहे हैं, एक बार लैंग्वेज लिख ही देते हैं। टेकिंग समेशन ऑन बोथ दी, देखो धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं। समेशन लेंगे फिर n से डिवाइड करेंगे फिर अंडर रूट लेंगे, समेशन लेंगे फिर n से डिवाइड करेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे, तब पहुँचेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिविजन। टेकिंग समेशन ऑन बोथ दी साइड्स, ऑन बोथ दी साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब इसको n से भी डिवाइड कर देते हैं और इसको अंडर रूट भी ले लेते हैं। आप इसको तीन अलग अलग स्टेप्स में दिखला सकते हैं। ये आ गया स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y, ये आ गया स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x। तो क्या कोई बदलाव आया स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x में? नहीं आया। यानी अगर आप x में कुछ भी प्लस या माइनस करोगे तो स्टैंडर्ड डिविजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ऑरिजिन। ये हमने प्रूव कर दिया बच्चे। खाली अगर चेंज ऑफ ऑरिजिन का पूछता है तो हम लोग इस तरीके से प्रूव कर देंगे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम? अब चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल में हम लोग लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू सी एक्स। अब c जो है वो 1 बाई समथिंग भी हो सकता है और खुद भी एक नंबर हो सकता है। y इज इक्वल टू सी एक्स। अब y मीन निकाला हम लोगों ने तो क्या आ गया, सी एक्स मीन। ये कहाँ से हमने लिख दिया, बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, बाय मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन में हमने पढ़ा था कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे मीन में भी वही सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब y माइनस वाई मीन करेंगे, देखो तो जरा, सी एक्स माइनस सी एक्स मीन आ जाएगा। सी कॉमन ले लेंगे तो x माइनस एक्स मीन। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अलग चलेगा और x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अलग होगा। अब समेशन लेंगे, समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ सी स्क्वायर x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हम लोग बाहर ले सकते हैं समेशन के, ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो सी स्क्वायर बाहर, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब इसको n से डिवाइड करेंगे, समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू सी स्क्वायर समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसको हम लोग रूट अंडर कर देंगे। रूट अंडर क्यों? क्योंकि रूट अंडर लेने के बाद ही पहुंचेंगे हम लोग कहाँ तक, स्टैंडर्ड डेविएशन तक। रूट अंडर सी स्क्वायर समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, ये मुझे बताओ ये क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज दिस?
क्लास बंद कर देते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा। अगर एक फॉर्म, यस, अगर मैंने सामने में फॉर्मूला लिखा है तो बी अटेंटिव। आप अपना बटन पे, बटन आसपास ही रखोगे माइक को अनम्यूट करने का, ये नहीं कि बहुत फॉर्मेलिटी करना पड़े। तुरंत टीचर पूछे तुरंत जवाब दो। मुझे पता है कि मेरा वॉइस जाने में टाइम लगता है, आपकी तरफ से रिप्लाई आने में टाइम लगता है, बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता कि बस हम सो ही जाएं। ठीक है, और भी तो क्लासेस चलती है, बच्चे फटाफट जवाब देते हैं पूछने। अब देखो यहाँ, ये सी बाहर आ गया। सी बाहर आने के बाद जो बचेगा, एक बार सी को बाहर निकाली दो ना अंडर रूट के, अंदर में क्या बचा, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y था तो दिस विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यानी अगर आपने हर डेटा में तो देखो, तो यहाँ तो c दिख रहा है, लास्ट के फॉर्मूले में भी c दिख रहा है। इनका कहना है कि अगर मान लो मैंने y इज इक्वल टू सबको 5 टाइम्स रेज कर दिया है 5x, y मीन भी क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स मीन। नया मीन निकालने का जरूरत नहीं है, जो ओल्ड मीन है उसी में आप 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी में 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आ जाएगा आपका न्यू मीन। क्लियर बच्चे। तो ये तो था अलग अलग करना, चेंज ऑफ ऑरिजिन को अलग एक्सप्लेन करना, चेंज ऑफ स्केल को अलग एक्सप्लेन करना। अब हम लोग एक ही साथ कर रहे हैं मेथड टू। मेथड टू जरा ध्यान दे बच्चे, आपको बहुत सारे बुक में कहीं भी आप खोलोगे, अगर कहीं भी सर्च करते हो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो ज्यादातर यही यूज होता है मेथड टू। देखो, लेट y इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया मैम ने, माइनस a जो किया है, प्लस a भी कर सकते हो माइनस a भी कर सकते हो। ठीक है, हमने एक्सट्रीम केस ही ले लिया। चेंज ऑफ ओरिजिन में हमेशा ऐड ही क्यों करें, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। और चेंज ऑफ स्केल में हमेशा मल्टीप्लाई ही क्यों करें, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर दोनों हो रहा है, ये येलो वाला पार्ट हमें बता रहा है चेंज ऑफ ओरिजिन, और ब्लू वाला पार्ट बता रहा है हमें चेंज ऑफ स्केल। x में माइनस a किया गया, दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन, और फिर हमने h से डिवाइड किया, दैट इज चेंज ऑफ स्केल। तो हम एक साथ ही इसको कर सकते हैं। यहाँ देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच वाई प्लस ए। इसमें किसी को कहाँ से रिपीट करना है बच्चे, अभी आप ज्वाइन किए हो। चेंज ऑफ स्केल, देखो ना, x माइनस ए चेंज ऑफ ऑरिजिन, और मैंने h से डिवाइड कर दिया तो चेंज ऑफ स्केल लगे हाथ, तो दोनों कर दिया एक ही साथ, एक ही जगह पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y इंटू एच, और फिर a उस साइड जाएगा तो y इंटू एच प्लस ए। आता है ना ये बातें तो समझ में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जरा, अगर x बार लोगे, x इज इक्वल टू अगर एच वाई प्लस ए है तो x बार क्या हो जाएगा, एच वाई बार प्लस ए। क्योंकि हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर किसी चीज़ से अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो एवरेज में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस किया, कर दिया। एक्स मीन इज इक्वल टू एच वाई मीन प्लस ए। अब x माइनस एक्स मीन करेंगे, आपको पता है क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दो प्रोसेस में करके दिखलाया है कि एवरेज निकालो, फिर डेविएशन निकालो, फिर स्क्वायर निकालो, फिर सम निकालो, फिर अंडर रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाने का रास्ता है। x माइनस एक्स मीन करेंगे तो देखना जरा, एच वाई माइनस एच वाई मीन, एच वाई माइनस वाई मीन, और फिर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। किसी को कोई प्रॉब्लम, ए कहाँ गया, ए क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस एक्स मीन का कर देंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात सभी को। फिर समेशन ले लेंगे, इम्प्लाइज डैट इम्प्लाइज डैट इम्प्लाइज डैट करना जरूरी है। x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाहर समेशन ऑफ y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। के बाद से इसको लेंगे हम लोग x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n।
नहीं हटेगा, रहेगा। एच स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन अभी अंडर रूट थोड़ी लगा है, अभी तो रहेगा। अब अंडर रूट लेने वाले हैं बच्चे, अंडर रूट। जवाब देने के लिए तैयार हो? आपको पता ही है कि हम क्या पूछने वाले हैं। यहाँ से बच्चे अंडर रूट लेंगे तो एच बाहर, रूट अंडर, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू एच इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखो ना, हाँ तो इसमें देखो जरा क्या होता है, रिजल्ट से हम कैसे पता लगाते हैं। आपको अगर मैम तो लिख देती है इसलिए हम लोग भी जान जाते हैं, हम लोग भी याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। आप समझ सकते हो कि हमने स्टार्टिंग में एच और ए दोनों को इन्वॉल्व किया था, लेकिन लास्ट में सिर्फ क्या आया, रिलेशनशिप एच आया, ए का तो नामो निशान नहीं है। यानी आप जो भी ए रखोगे वो ए तो कैंसिल ही हो जाना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई फर्क ए का नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज ओनली अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। क्लियर बच्चे? फर्स्ट प्रॉपर्टी को दो मेथड से करा दिया मैंने। ये इसलिए कराया है ताकि आपको ये समेशन, बाहर लेना कॉमन, ये सब का आदत पड़ जाए। चैप्टर थर्ड से ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। क्लियर बच्चे? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सेकेंड स्टेप में, सी में मेथड, मेथड टू की बात कर रहे हो? हाँ जी बच्चे, सेकेंड स्टेप इसकी बात कर रहे हो कि ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया? अच्छा, वो थोड़ा इजी हो जाता। आप चाहते तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच करके भी आप आगे बढ़ सकते थे। ये थोड़ा लीनियर रिलेशनशिप हो गया ना, तो कुछ नीचे में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है। आप चाहते तो y मीन इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस ए बाई एच करके भी आप आगे बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स मीन बाई एच आ जाता, फिर उसका स्क्वायर करते, सम करते, अंडर रूट करते, तो बात वही आ जाती। एन भी था ना, एन भी वही आ जाती, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई आ जाता, और इधर एच जो है एच का स्क्वायर बाहर आ जाता, वन बाई एच, और स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ, देखो ना फर्क तो पड़ गया। स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, जैसे एक्स में हमने एच से डिवाइड किया था, वैसे ही स्टैंडर्ड डिविजन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा पुराने स्टैंडर्ड डिविजन। क्लियर बच्चे? अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी टू। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट, standard deviation of first n natural numbers is root under n square minus 1 by 12। ये तो आप लोग भी कर सकते हो। यस बच्चे, चलो करते हैं इसको हम लोग, देखो तो जरा। यस, ये देखो बस मैंने मेथड वन, प्रॉपर्टी वन ही कराई है स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये रहा हमारा। देख लो आप, आपके रजिस्टर से शायद 2 पेजेस हो जाएगा प्रॉपर्टी वन में। ठीक है, 2 पेजेस छोड़ के थर्ड पेज से आप कंटिन्यू। नाउ सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज, बहुत आसान है। आप एक काम करो, x में डाल दो 1 2 3 ... n, उसके बाद से आप x स्क्वायर में डाल दो 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर। जब आप समेशन x करोगे आपको मिलेगा 1 + 2 + 3 से लेकर के कहाँ तक, n तक का सम क्या आ जाएगा बताओ? किसी को याद है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, किसी को याद है? नहीं याद है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 6।
मैंने आज आपको स्टैंडर्ड डिवीजन के दो फॉर्मूले बताए थे, मैंने कहा था इन दोनों का यूज होगा न्यूमेरिकल में। ये देखो, इस वाले मेथड का तो प्रूफिंग में यूज कर लिया, इसका इस वाले न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इसलिए हमने समेशन एक्स और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला है। अब बताना स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो वैल्यूज आप डाल दो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एन इन एन प्लस वन, एन प्लस वन बाई सिक्स, और नीचे में एक n है बच्चे, ये मेरा कैपिटल N और स्मॉल n दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। आप अच्छा होगा यहीं पे, नीचे में क्या आ गया, n माइनस समेशन ऑफ x इज हाउ मच, दिस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एक n और है, और होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो जरा, ये कैंसिल, अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल, आ क्या गया हमारे पास, n प्लस वन, एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। सिक्स और फोर का एलसीएम क्या होता है, जल्दी बताओ। अच्छा एक काम करो ना, हाँ 12 होता है, ये एन प्लस वन तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इसको क्यों इतनी देर तक हम लोग कॉपी कर रहे हैं, एन प्लस वन को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस एक और एन प्लस वन है, एन प्लस वन बाई फोर, तो दिस विल बी पुट अंडर एन प्लस वन में आ जाएगा 12, सिक्स टू जा 12, तो टू से करेंगे तो 4n प्लस टू माइनस फोर थ्री जा 3n माइनस थ्री, 4n में से 3n गया तो n बच गया। देखो 4n में से 3n गया तो एक n बचा, n माइनस वन बाई 12। अब किसको किसको ये वाली आइडेंटिटी याद है, ध्यान से देखो, n प्लस वन इंटू एन माइनस वन क्या हो जाएगा, यस एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर तो वन ही रहेगा, और बाई 12, यही तो प्रूव करना था, इजी। तो ये प्रूफ जो है ये प्रॉपर्टी टू का है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी टू आ सकता है, या ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी बना करके दे देते हैं आपके पेपर में। फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना होगा, रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12। क्लियर बच्चे, अब घबराए नहीं, अब ज्यादा प्रूफ नहीं है, यही दो प्रूफ थे। अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड बस लर्निंग का है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चे देखो, तो एक और प्रॉपर्टी है कि आप यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 2/3, और इधर मीन डेविएशन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5। तो एक काम करो ना, क्या करो, मीन डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर ले जाओ, मीन डेविएशन को नीचे लेते आओ, ये कितना आ गया, 5/4, ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2/3। अब हम लोग इस दोनों को सेम टू सेम करते हैं, किसको, आपने ये बचपन में जरूर मेथड पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम कर दिया, लेकिन यहाँ 5 और यहाँ 3 है, दोनों को सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, नियरेस्ट मल्टीपल तक जाने के लिए इसको 3 से करेंगे तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, यानी क्वार्टाइल डेविएशन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन को आप लिख सकते हो 10/15, और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन डेविएशन को आप क्या लिख सकते हो, 50/12। तो देखो ना, अगर क्वार्टाइल डेविएशन को पहले रखा, मीन डेविएशन को बीच में रख दिया, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन को, और फिर मीन डेविएशन को लास्ट में, ये हो जाएगा 10:15:12। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने जरूर पढ़ा होगा, इस टाइप का कुछ हम लोग करते हैं, मैनेज करते हैं। सबको आया समझ में, ठीक है। कंपेयर, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन को सेम करना पड़ेगा। तो इधर 3 था और इधर 5 था, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। 3 था और उधर 5 था, तो हमने नियरेस्ट मल्टीपल एलसीएम तक लेकर के गए। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15, ताकि दोनों सेम टू सेम हो जाए। अब जब दोनों सेम टू सेम हो गए, ये 15, अगर ये 15 के रिस्पेक्ट में 10 है तो ये भी तो उसी 15 के रिस्पेक्ट में 12 है। ये रेशियो लिखने में सही रहेगा, 10 और 12 फिगर हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? वो इसलिए ताकि सेम टू सेम हो जाए। आप चाहो तो नीचे भी रख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अगर आप मीन डेविएशन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करते तो आपका 12/15 रह जाता, फिर भी आप कर सकते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 15 है तो मीन डेविएशन 12 है और क्वार्टाइल डेविएशन 10 है। तो आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन की जगह पे 10, मीन डेविएशन की जगह पे 12 और इसकी जगह 15। ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम कर दो ना, तो 15 तो इसको एक ही बार लिखते हैं। ध्यान से देखो, जो ग्रीन से कर रहे हैं इसको और इसको मिलाकर के एक ही बार लिखते हैं। सबसे पहले ये, सेकंड में ये, फिर थर्ड में ये। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही होगा ये सब चीज़ सब। फिफ्थ सिक्स्थ में ही पढ़ा दिया जाता है, हम लोगों ने तो पढ़ा था। आई वॉज फ्रॉम आईसीएसई, तो हम लोगों को तो फिफ्थ सिक्स्थ में ही रेशियो प्रोपोर्शन पूरा पढ़ा देते थे सब कुछ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये तो बहुत आसान है। एक टर्म होता है आरएमएस। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज मिनिमम इफ ए इज इक्वल टू एक्स बार। और आरएमएस का फॉर्मूला ये होता है रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन। मुझे ये बताओ कि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी तो हमने मीन में पढ़ रखी है और प्रूफ भी किया हुआ है डिफरेंशिएशन से, याद है। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ ए इज इक्वल टू एक्स बार। तो उसी प्रॉपर्टी का पूरा प्रूफ आप यहाँ पे सेम टू सेम शो कर दोगे और कह दोगे कि जब ये येलो पार्ट वाला मिनिमम है तो फिर ओवरऑल भी क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू ही आएगी। समझ में आई बात? तो प्रूफ ऑलरेडी डन। किस में? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन में। प्रॉपर्टी 2 ऑफ मीन में हम लोगों ने कर रखा है, उसी प्रूफ को यहाँ लगा देंगे। प्रॉपर्टी 5, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट है इसलिए रूट, देखो सबसे पहले बाहर में रूट है इसलिए रूट। मीन क्यों है? क्योंकि हमने किसी चीज का सम करके एन से डिवाइड किया तो मीन तो जरूर होगा। अब किसका किया है? तो स्क्वायर ऑफ किसका? डेविएशन का। समझ में आई बात? फिर से देखो, ये डेविएशन है उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डेविएशन, फिर सम करके एन से डिवाइड किया इसलिए मीन, और फिर बाहर में जो रूट लगा हुआ है इसलिए रूट। तो हर वर्ड का अपना चलता ही ऐसे। हाँ, नहीं आप ये समझो ना कि अभी समेशन किसका है? एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर का है और अपॉन में एन, तो इसी चीज का हम भी निकाल रहे हैं ना। और ये क्या है? स्क्वायर ऑफ डेविएशन है। आई बात समझ में? हाँ, समेशन और बाई एन लग जाएगा तो फिर हो जाएगा मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चे? और फिर अंडर रूट लग जाएगा तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। याद हो जाएगा फॉर्मूला, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, लॉजिकल है। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सीधा लर्न करना है। इसका प्रूफ हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रूफ कहाँ करेंगे? इन चैप्टर 4 आपके डिवोर बुक में ना एक क्वेश्चन में इसका प्रूफ दिया हुआ है, एक्सरसाइज में हम लोग कराते हैं क्लास में। इन चैप्टर 4 जब इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तब करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे हम लोग चैप्टर 4 में इसका प्रूफ। अभी बस आपको जान लेना है। मान लो बीच में मीन है, ऑब्वियसली बीच में जो एवरेज होगा वो मीन होगा। डेटा हमारा कैसा है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने ऐड कर दिया तो आगे बढ़ेंगे 1 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन।
माइनस कर दिया तो पीछे जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ तो डेटा हमने कवर किया होगा। ये कितना कवर होता है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा टोटल का हो जाता है 68.27%। मतलब अगर हमारे पास 100 बच्चे होंगे तो लगभग, या अगर 1000 बच्चे होंगे तो 682 डेटा हमारा इतने रेंज के बीच में लाई करेगा। उस पूरे डेटा का जो एवरेज आएगा और जो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, तो एवरेज माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन से हम बढ़ेंगे एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन तक। और ये जो गैप होगा, ये जो रेंज होगा, इस रेंज में हमारे कितने डेटा आएंगे, 682। 68.27% का मतलब यही होता है। अब अगर थोड़ा सा रेंज को और बढ़ा लिया, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन कर दिया और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन कर दिया, पता है यहां से यहां तक के बीच में जो डेटा कवरेज होगा वो पूरे ऑब्जर्वेशन का कितना हम कर रहे होंगे, 95.45%। जरूरी नहीं है कि आप ये डेसिमल वाला फिगर भी लर्न करो, खाली 68 भी बोलोगे तो भी चलेगा, 95 बोलोगे तो भी चलेगा। तीसरा रेंज है कि अगर हमने मीन माइनस 3 सिग्मा किया और मीन प्लस 3 सिग्मा किया, तो इस रेंज में पता है लगभग लगभग पूरा ही डेटा कवर हो जाता है 99.73%। 99.73%। इसका एक एप्लीकेशन आप देख सकते हो। मान लो आप क्या कहते हैं, आप चलो अपने कॉलेज जा रहे हो, रोज कॉलेज जाने के लिए आप पॉकेट मनी लेते हो अपने मदर फादर से या खर्चे में दिखलाते हो, जो भी करते हो। रोज का अगर आपका खर्चा ऑन एन एवरेज 100 रुपीज है, आपका आने जाने का खर्चा हो गया 100 रुपीज। अब रोज आप 100 रुपीज में ही जाओगे और 100 रुपीज में ही मतलब आपका काम हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी दिन कोई फ्रेंड मिल गया, उसने आपको लिफ्ट दे दी, यार तू कहाँ जा रहा है, चल मैं स्कूटी से चल रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा रास्ते में, तो आपके 100 रुपीज बच गए या 50 रुपीज बच गए एक साइड का। या फिर मान लो किसी दिन किसी फ्रेंड ने कहा कि यार चल आज पार्टी करते हैं। मान लो किसी दिन हम लोग बात कर रहे थे कि किसी दिन फ्रेंड ने कह दिया कि चल यार पार्टी कर लेते हैं, तो रोज का आपका जो एक्सपेंडिचर है घर से कॉलेज तक या पीजी से कॉलेज तक आने का, वो है 100 रुपीज पक्का। अब 100 रुपीज में किसी दिन कम भी लग सकता है, किसी दिन ज्यादा भी लग सकता है। अब अगर आप अपने पापा से कह रहे हो कि पापा मेरा पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपीज है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपका मान लो कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 5 है, तो एक रेंज आपका मिलेगा 100 - 5 और 100 + 5। यानी आप कहोगे कि पापा या मम्मी जो भी होंगे, आप अपने पेरेंट्स से कहोगे कि मेरा लगभग 95 से 105 के बीच में 68 डेज आउट ऑफ 100 डेज जो है इतना खर्चा लग ही जाता है। 95 से 105 के बीच में ही खर्चा आएगा 68 डेज का। अब आपने मीन में से 2 टाइम्स माइनस कर दिया, 2 × 5, और मीन में आपने 2 टाइम्स ऐड कर दिया। इस इंटरवल में आ गया 100 - 10 90 से लेकर के 110, ये कितना हो जाएगा 95 डेज। और फिर आप 100 में से 3 टाइम्स माइनस करोगे, 100 - 3 × 5 से लेकर के 100 + 3 × 5, ये हो जाएगा 100 - 15 कितना हो गया 85, ये हो गया 115, ये कितना 99 डेज। क्या कर रहे हैं, डेज कैसे निकाल रहे हैं, मैंने आपको पूरा 100 दिन का अगर समझाने को कहा कि आपका क्या अगर है, तो पर 100 डेज आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप कहोगे कि 99 डेज आउट ऑफ 100 डेज मेरा खर्चा कभी भी 85 से नीचे नहीं जाता और 115 से ऊपर नहीं जाता। तो अब अगर आपके पापा कहते हैं कि बेटा 50 रुपये पॉकेट मनी लेकर के चले जाओ, तो आप मना करोगे या फिर ले लोगे, 50 में भी आपका काम चल सकता है, मना करोगे। और आप लॉजिक क्या दोगे, पापा 50 में काम कैसे चलेगा, कम से कम तो 85 रुपये खर्चा होता है, 85 रुपीज तो कम से कम खर्च होना ही होना है, 99% चांस है, से कम नहीं जा सकते हम लोग। तो फिर ये परसेंटेज होता है ना, डेटा,
डेटा परसेंटेज जो ये हम लोगों ने ये निकाला था 68.27% डेटा, 95.45% डेटा, 99.73% डेटा। तो अगर 100 डेज का आपके पास डेटा है, 100 ऑब्जर्वेशन होंगे ना, किसी दिन आपका 85 खर्च हुआ होगा, किसी दिन 90 खर्च हुआ होगा, किसी दिन 92, किसी दिन 105, किसी दिन 107, तरीके से 100 ऑब्जर्वेशन होंगे। ठीक है, तो उस 100 ऑब्जर्वेशंस में से 68 ऑब्जर्वेशन इतने से इतने के बीच में आ रहे होंगे, 95 से 105 के बीच में आ रहे होंगे 68, अगर काउंटिंग करोगे तो। आई बात समझ में? तो ये प्रॉपर्टी बस आपको लर्न करनी है, इसका कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है। प्रूफ जो भी है थोड़ा बहुत वो हम लोग कब करेंगे, वो हम लोग करेंगे चैप्टर 4 में। अब आ जाओ, एक दो और प्रॉपर्टीज रह गई। हाँ बोलो। कर्व की शेप बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन पूछो। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि एक एवरेज आ गया, लेकिन सारे वैल्यूज उसी एवरेज के इक्वल तो नहीं है ना, कुछ एवरेज से कम हो सकते हैं, कुछ एवरेज से ज्यादा हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक डेटा कितना वेरी करता है अपने एवरेज से, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो सबका एक एवरेज डेविएशन। अब ये डेटा इसी शेप का क्यों है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कर्व। प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में इस कर्व के बारे में पढ़ना है, नॉर्मल कर्व। जनरली जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है हमारा, जो डेटा होता है वो बेस्ट सूटेड डेटा अपने इसी फॉर्म में नजर आता है। होता तो ये भी स्क्यूनेस में पढ़ेंगे, इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का भी होता है, ये सब स्क्यूड डेटा में पढ़ेंगे। कुछ पतले और लंबे होते हैं, कुछ फ्लैट और इस टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी टॉपिक 3 में। तो जो हमारा सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल का, वो बेल शेप्ड होता है, बेल शेप्ड, जैसे मंदिर का घंटा होता है ना, इसी शेप में जनरली कर्व पाया जाता है, बेल शेप्ड, इसलिए ऐसा बनाते हैं हम लोग। और डिटेल में पढ़ लोगे जब आप पीडीएफ वगैरह पढ़ोगे ना, चैप्टर 4 तक आते आते सब क्लियर हो जाएगा। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसमें हम लोग करेक्शन करेंगे और एक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, दो करेंगे, उसके बाद से स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट, फिर हम लोग सीधा सीवी पे चलेंगे और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो। अब आप लिखना, पहले कंबाइंड ही कर लें, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो हमारे पास दो ग्रुप है, यहाँ पर है मीन, यहाँ पर है n1, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1। दूसरा ग्रुप है x2 बार n2 सिग्मा 2। दोनों को मिक्स किया तो जो आएगा उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2। फिर एक कंबाइंड मीन भी होगा, जिसको निकालना हम लोगों ने सीखा हुआ है, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। लेकिन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं सीखा है। आपको बता दे बच्चे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला 1 2 क्यों लिखते हैं आपको पता ना, 2 सीरीज से आ रहा है इसलिए 1 और 2। रूट अंडर, ध्यान से देखो, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला कर रहे हैं, जिसमें से आपको पता है कि व्हाट इज n1, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, सिग्मा 1 भी पता होगा, n2 सिग्मा 2 भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। बस नहीं पता होगा तो d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर। आखिर ये है क्या चीज, ध्यान से देखें। d1 d1 का मतलब होता है x1 का x12 बार से कंबाइंड मीन से डिफरेंस, दैट इज d1। d2 जो है वो गैप है सेकेंड एवरेज का कंबाइंड एवरेज के साथ, सेकेंड एवरेज का कंबाइंड एवरेज के साथ गैप है। d1 जो है वो फर्स्ट एवरेज का कंबाइंड एवरेज के साथ गैप है। d2 जो है वो
सेकेंड एवरेज का कंबाइंड एवरेज के साथ गैप है। तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें दे रखा है n1 इक्वल टू 90, n2 इज इक्वल टू 60, x1 बार इक्वल टू 20, x2 बार इज इक्वल टू 15, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 8, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 6। अब इन्होंने बोला कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट वे ही क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो इससे क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं, हम लोग तो बस तैयार कर रहे हैं, वो फाउंडेशन आपका बिल्डअप कर रहे हैं इसलिए करा रहे हैं। क्वेश्चन इससे नहीं आना इसलिए ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कंबाइंड मीन चाहिए बच्चे हमें। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? n1 सिग्मा 1 मतलब n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, x12 बार हो जाएगा n1 कितना है 90 तो x1 बार 20 प्लस n2 कितना है 60 इंटू x2 बार इज 15 अपॉन में n1 प्लस n2 90 प्लस 60 कितना आ गया 1800 प्लस 900 बाई 150 क्या आ गया 2700 बाई 150, 3 5 जा 90, 5 से गया 18, कंबाइंड एवरेज आ गया बच्चे 18। मैंने आपको बताया था कि D1 क्या हो जाता है? फर्स्ट एवरेज का गैप हो जाता है कंबाइंड एवरेज के साथ, यानी फर्स्ट एवरेज इज 20 माइनस 18 कितना आ गया 2 आ गया। D2 क्या हो गया? सेकेंड एवरेज का गैप हो गया कंबाइंड मीन के साथ। सेकेंड एवरेज इज व्हाट? 15 माइनस कंबाइंड एवरेज इज 18, 15 माइनस 18 इज हाउ मच? -3, लेकिन मॉडुलस लगा दिया तो 3। अब आपको याद है ना फॉर्मूला सिग्मा 1 2 का रूट अंडर n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन में आ गया n1 प्लस n2। ये हो जाएगा बच्चे n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, तो n1 सिग्मा 1 स्क्वायर इज हाउ मच? ये देख लो 8 और ये है 6, 90 और 6, 90 60 8 6 90 60 8 6 याद रहेगा, ये n1 n2 1 6। ठीक है चलो, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 इज 8, n1 की जगह पे वैल्यू कितनी डाल दी जल्दी बताओ? 90 टू 8 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर आ गया 6, फॉर्मूला में है ना ये, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें गिवन है दोनों ग्रुप का ना अलग। अब ये सिग्मा 2 कितना है बताओ? 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस n1 इज 90, d1 स्क्वायर, d1 तो अभी निकाला था ना 2, 2 का स्क्वायर प्लस n2 कितना है 60 टू d2 यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन में आ गया n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 कितना आ गया 90 प्लस 60। तो पूरा सॉल्व करेंगे बच्चे, तो अभी इतना समय नहीं है, वैसे मेरे पास आंसर किया हुआ है, यह आ जाएगा 7.67 अप्रॉक्सीमेट। दिस इज आवर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज व्हाट? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं। कौन सी नंबर हो गई प्रॉपर्टी की? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इजी टॉपिक था। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 नहीं आना, नहीं आना एग्जाम में, बस ये समझ लो कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है बस बेस के लिए।
कभी अगर वर्ड यूज होता है किसी लैंग्वेज में किसी क्वेश्चन में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको मीनिंग पता होगा कि आपको निकालना ही नहीं है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको निकालना है कंबाइंड वेरिएंस, और फिर वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे, तो उस तरीके से निकालना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आएगा चैप्टर 3 में। ठीक है, अभी नहीं करना। 5th में आएगा, 3rd में भी कहा, 3rd में सिंगल वाला आएगा, 4 में सिंगल वाला आएगा, 2 वाले आएंगे, चैप्टर 5 में सभी आ जाएंगे ना। चैप्टर 5 में ये चीज करेंगे हम लोग, अभी नहीं करना आप। प्रॉपर्टी नंबर 7, करेक्शन। करेक्शन वाला तो बच्चे कहीं भी यूज हो सकता है, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं करेक्शन का। मान लो क्वेश्चन मैंने दे दिया n इज इक्वल टू 5, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है कि n इज 5। मीन जो है वो दे रखा है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, variance of 5 observation is 8.24. If 3 of the 5 observation are, if 3 observations, ये तो दूसरा फाइंड आउट करने का, इसको इजी हम बना देते हैं, समझना ही तो है टॉपिक। मीन अगर आ गया 10, वेरिएंस आ गया 2। ठीक है, तो लेटर ऑन बाद में पता चला कि एक 6 और 7 वेयर wrongly taken as, wrongly taken as 16 and 4। मतलब ध्यान से सुनो, 6 और 7 को गलती से 16 और 4 ले लिया, तो 16 एंड 4 क्या हो गए आपके, रॉन्ग डेटा। कौन सा हो गया रॉन्ग, 16 एंड 4। करेक्ट क्या होना चाहिए था, 6 और 7। समझ में आई बात, करेक्ट होना चाहिए था 6 और 7, और गलत क्या हो गया, 16 एंड 4। तो चलो अब इसको सही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है सबसे पहले ओल्ड वेरिएंस, वेरिएंस को 4 कर देते हैं, सही रहेगा। ओल्ड वेरिएंस इज, क्योंकि अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहे हैं हम, आप लोग को पता नहीं चलेगा, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैंने 2 को इरेज करके क्यों 4 किया, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन की जरूरत पड़ेगी तो 2 आ जाएगा। ओल्ड वेरिएंस इज 4। ओल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो गया, ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 4, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये भी ओल्ड ही चलेगा, सब कुछ ओल्ड ओल्ड। तो ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2, रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई एन। एन में कोई बदलाव नहीं होने वाला, एन पहले भी 5 ऑब्जर्वेशन थे तो अभी भी क्या होंगे, 5 ऑब्जर्वेशन ही होंगे, माइनस समेशन एक्स। समेशन एक्स में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला, जो भी समेशन एक्स ओल्ड था में 5 से डिवाइड करेंगे और होल स्क्वायर। या ओल्ड मीन हमें दे रखा है, ओल्ड मीन दिया हुआ है 10। ध्यान से देखो, ओल्ड मीन अगर हमें दिया हुआ है 10, इसका मतलब है समेशन एक्स बाई एन इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि 5 इक्वल टू 10। समेशन एक्स ओल्ड जो है ये आ गया हमारे पास 50। एक्स ओल्ड कितना आ गया, 50। यहाँ पर डाल देंगे 50, लेकिन समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड का नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, चलो निकाल लेते हैं। 2 इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई 5 माइनस समेशन एक्स ओल्ड है 50 बाई 5 का होल स्क्वायर। 5 से ये गया 10, अब दोनों साइड स्क्वायर करना जरा। 4 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई 5 माइनस 100 समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड कितना आ जाएगा, पहले तो ये 100 जाएगा 104, और फिर ये 5 जाएगा मल्टीप्लाई होगा इंटू 5, यानी कि 520। तो न्यू समेशन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 520 माइनस, ध्यान से देखो कौन कौन से रॉन्ग डेटा थे, 16 और 4।
तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, कोई मुझे बता सकता है किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे अगर हमें समेशन एक्स स्क्वायर को करेक्ट, हाँ, और ऐड करेंगे 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो 16 और 4 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और प्लस ऐड करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो जो भी आता है सॉल्व करके लिखना जरा। आप लोग भी अपना अपना कैलकुलेटर लेकर के बैठे रहें क्लास में। 520 माइनस 256 माइनस 16 इक्वल टू 248 प्लस 36 प्लस 49 इज इक्वल टू 333। ये हमारा आ गया न्यू समेशन एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, न्यू समेशन एक्स नहीं आया है, तो यहाँ निकाल लेंगे ना न्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू ओल्ड माइनस 16 प्लस 4, और प्लस क्या करेंगे उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे 6 और 7। 50 में से 20 गया और 13 आ गया, तो मोर और लेस 7 गया तो 43 बच गया। तो न्यू समेशन एक्स इज 43। न्यू समेशन एक्स इज 43, मतलब कुछ नहीं करना, जो जिस तरीके का समेशन है उसमें से रॉन्ग डेटा का वही फॉर्म सब्ट्रैक्ट करना है और करेक्ट डेटा का वही फॉर्म उसमें इंक्लूड करना है। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर, अब आपको पता है न्यू समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन, तो वही 5 है, माइनस न्यू समेशन एक्स बाई 5 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी न्यू समेशन एक्स स्क्वायर 333 बाई 5 माइनस 43 बाई 5 का होल स्क्वायर। So this will be how much? 333 divided by 5 is equal to 36.6 minus 43 divided by 5 is equal to 8.6 का whole square, 73.96। क्या आ गया, कितना नेगेटिव में आ रहा है, ऐसा नहीं आ सकता बच्चे। ऐसा नहीं आ सकता। 73 43 divided by 5 8.6 8.6 का होल स्क्वायर 73.9 333 डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें ना नेगेटिव आ रहा है, तो कुछ ना कुछ मैंने गलत किया है, मतलब ऐसा डेटा उसमें नहीं हो सकता है। तो बहुत बड़ा डेटा ले लिया ना 16 और 4, वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया, लेकिन आप समझ गए हैं कि इसमें करना क्या है। अगर ये बड़ा होता और ये छोटा होता तब तो वैल्यू हमारी आ ही जाती। तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इसी तरीके से निकलेगा बच्चे। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई क्वेश्चन हमारे सामने अगर जेन्युइनली आ जाए तो हम उसको इसी तरीके से करेंगे। क्लियर? अभी नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था, तो डेटा कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा जिसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है। अगर आप कोई जेन्युइन क्वेश्चन करोगे तो उसमें नेगेटिव नहीं आएगा। यस बच्चे पूछो। न्यू समेशन एक्स निकाला था ना हमने, ओल्ड समेशन एक्स था 50 में से माइनस कर दिया था 16 4 20 चला गया, और फिर ऐड किया हमने 13। देखो ना कहाँ गया, नया डेटा था 6 और 7 और पुराने डेटा थे 6। ठीक है, यहाँ से आया था 43, 30 और प्लस 13। ठीक है, तो ये थी सभी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। इतना आपको पता होना चाहिए। लास्ट टॉपिक बच्चे चैप्टर 2 का है, वो है सीवी। सीवी जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वर्ड का मीनिंग है वेरिएंस, गलती से मत बोल देना, सभी बच्चे इसको गलती से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। सबकी जबान पे वी से वेरिएंस आ जाता है, लेकिन ये वेरिएशन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, सी वी इज इक्वल टू
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपने कर रखे होंगे। फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, दोनों का सीवी निकालो। अगर सीवी ज़्यादा है, सीवी ए इज ग्रेटर देन सीवी बी, अगर ए का सीवी ज़्यादा है किससे? बी के सीवी से, तो हम कहेंगे लैंग्वेज क्या क्या यूज़ करेंगे? ए इज लेस कंसिस्टेंट, मतलब ये ज़्यादा देर तक टिकने वाली चीज़ नहीं है, बड़ा ही इसका फ्लक्चुएटिंग नेचर होगा। ए इज लेस कंसिस्टेंट, बी इज मोर कंसिस्टेंट, बी इज मोर कंसिस्टेंट। स्टेबिलिटी के मामले में ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल, बी इज लेस स्टेबल, बी इज लेस स्टेबल, ए इज मोर वेरिएबल, ए इज मोर वेरिएबल, बी इज लेस वेरिएबल, बी इज लेस वेरिएबल। ये मैंने लिखा तो है ऊपर में। अगर CV ऑफ ए इज, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन होगी, इसका मतलब है कि ज़्यादा वो उतार चढ़ाव होगा, ज़्यादा उछाल होगा, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा उसमें, तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे ना, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कभी बहुत नीचे भी गिरा देगा हमें, ये उसको हम लोग लेस स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, और स्टेबल लिख दिया मैंने, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर लेस मतलब लेस होगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, क्या है? हाँ, एक बस अलग है, जैसे वेरिएबल अलग हो गया, कंसिस्टेंट और स्टेबल एक जैसे हो गए। कंसिस्टेंट और स्टेबल होने के लिए ज़्यादा उछल कूद मचाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल एक कंसिस्टेंट व्यवहार रखो। होता है ना, हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा हाइपर गुस्सा हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हो, ऐसा ये दो वर्ड आपको सुनने को मिला होगा, हाइपर और कंसिस्टेंट। लोग लिटरल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। तो स्टैट्स में भी वही है, कंसिस्टेंट का मतलब जो डेटा बहुत ज़्यादा उछाल नहीं करता, फ्लक्चुएट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कम वेरिएबिलिटी होती है, आगे बात समझ में, वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं तब आप समझ जाओगे, इसके क्वेश्चंस तो है असाइनमेंट में, आप लोग को वहाँ समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों को थोड़ी जल्दी है वो पिछले साल के भी वीडियो से देख सकते हैं, इक्वली गुड है, इक्वली गुड है पिछले साल का भी वीडियो। बस लाइव में ये फ़ायदा होगा कि आप अपना क्वेश्चन एट द सेम टाइम पूछ सकते हैं, वीडियो देखोगे तो आप नहीं पूछोगे, बस लाइव में यही फ़ायदा आपको हो रहा है। नहीं तो जिन बच्चों को जल्दी है पढ़ने की कि मेरे कॉलेज में ये चैप्टर चल रहा है, वो पिछले साल के वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, तो वैसा ही पढ़ाएंगे सब कुछ आपको, लेकिन फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, और नहीं किस अगर जल्दीबाजी नहीं है, आप हमारे साथ बिल्कुल पीसफुल माइंड से चलते हो, तो चलो आराम से, कोई। तो अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो देख सकते हो वहां से। अब आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बाद भी एक मीटिंग लगेगी, तो उसमें आप लोग रहोगे। मान लो अभी जस्ट क्रिकेट हुआ है, टीम इंडिया भी जीती थी हमारी। मान लो हमारा क्रिकेट टीम है, टीम ए, या प्लेयर है, प्लेयर, एंड वी आर कैप्टन। अब हमें डिसीजन लेना है, चलो, या हम लोग बोर्ड मेंबर्स में किस प्लेयर को भेजना है, प्लेयर ए, प्लेयर बी, जरा सोच करके जवाब देना। क्रिकेट मैच हो रहा है, प्लेयर ए, प्लेयर बी, CV ऑफ ए इज लेस देन CV ऑफ बी, यानी ए का CV कम है, तो आपके नज़र में ए क्या हो गया? ज़्यादा स्टेबल प्लेयर है, वो ज़्यादा देर तक पिच पे टिक सकता है। अब मैंने आपको दो सिचुएशन दी। केस वन, हमारे सामने टारगेट है 400 रन्स का, हमारा 390 हो चुका है, एक ओवर रहते हैं, एक ओवर में जीतने के लिए कितना रन चाहिए? तो 10 तो ड्रॉ हो जाएगा, जीतने के लिए 11 रन चाहिए।
तो अब हमारे सामने टारगेट है 11 रन्स का जीतने के लिए। पहले टॉस हमें नहीं मिला, सामने वाले प्लेयर को मिला, उसने बैटिंग चूज कर ली और फर्स्ट बार में उसने बैटिंग की। फिर से सुनो क्वेश्चन। 400 रन्स का टारगेट बना दिया हमने, 390 तो कर रखे, अब लास्ट ओवर रहता है। अब लास्ट ओवर पे किस प्लेयर को भेजे, लास्ट ओवर पे किस प्लेयर को भेजे, क्या आपका सजेशन होगा? प्लेयर ए या प्लेयर बी? आप लोग ट्राई कर सकते हो, जिनको भी लग रहा है कुछ भी। ए को भेजना चाहते हो? प्लेयर ए जो है उसके बारे में सोचो, उसका सीवी क्या है बताओ? कम है, वो कंसिस्टेंट है, यानी हर बॉल पे 1 रन 2 रन बनाएगा, 1 रन 2 रन बनाएगा, 1 रन लेगा 2 रन लेगा। उसके 6 और 4 होने के चांसेस कम है। जो ज्यादा चौका और छक्का मारता है, कॉमन लैंग्वेज में यही बोलते हैं, जो भी ज्यादा 6 और 4 मारता है उसके आउट होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। देखना, 6 मारने के लिए ऐसे बैट घुमाएगा, तब तक अगर बॉल आ गई, मुझे ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, बॉल आ गई तो हिट विकेट हो गया तो आउट हो जाता है, या फिर 6 मारने के चक्कर में ज्यादा बॉल को उछाल दिया तो कैच आउट भी होने का चांस रहता है। तो वैसे प्लेयर को हम लोग कंसिस्टेंट नहीं बोलते, एग्रेसिव प्लेयर बोलते हैं। उनका सीवी क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान से सुनो, किस प्लेयर का सीवी कम होगा? जो शांति से कूल डाउन होकर के खेलता है और रन ज्यादा बनाता है, उनको हम उनका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा और उनका सीवी कम आएगा। और वैसे प्लेयर जो ज्यादा 4 और 6 मारते हैं, आउट होने का भी रिस्क ले लेते हैं, उनका सीवी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो अब हम लोग फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहे हैं कि हमारे सामने टारगेट है 11 रन्स का, ओवर सिर्फ एक बचे, 6 बॉल रहते हैं। 6 बॉल में कौन सा प्लेयर हमें जीत हासिल करा सकता है? जिसका सीवी क्या है? कोई जवाब नहीं आया मुझे। जिसका सीवी क्या है? ज्यादा है। हाँ, क्योंकि सीवी कम लो भाई, लास्ट में तुम रिस्क नहीं लोगे और कंसिस्टेंट प्लेयर को भेजोगे, तो वो तो हो सकता है कि 6 बॉल पे कभी वन वन रन लेगा तो 6 ही रन बना पाएगा, तो भी हम नहीं जीतने वाले, हम तो ऐसे ही हार चुके हैं पहले ही। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट प्लेयर को भेजते हो, ओवर में 6 रन बनाता है, 8 रन बनाता है, 9 रन बनाता है, 6 8 9 रन से तुम जीत ही नहीं पाएंगे। तुम रिस्क लेंगे और लास्ट में, वैसे देखना, जो टीम में कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं उनको बचा करके रखा जाता है, तो लास्ट में एग्रेसिव प्लेयर को भेजते हैं ताकि वो ज्यादा 4 और 6 लाए, तभी कुछ जीतने के भी चांसेस हो। हार तो हम पहले ही चुके हैं, ये तो सबको दिख रहा है। जीतने का बस एक वही रास्ता है कि वैसे प्लेयर को डालो। तो केस 1 में हम लोग किस प्लेयर को भेजेंगे? प्लेयर बी को भेजेंगे। केस 2 में रन टारगेट था हमारा कितना? 10, और ओवर थे 1, तो आपको याद रहेगा कि क्या चल रहा है। केस 2 में सामने वाले प्लेयर ने बना दिया 400 रन्स, टारगेट है। तो पहले शुरुआत में हम कैसे बैट्समैन को उतारेंगे? बहुत बड़ा टारगेट होता है 400 रन्स, आसान नहीं होता अचीव करना। कैसे प्लेयर को उतारेंगे? जो शुरुआत में ही अगर ज्यादा सीवी वाले प्लेयर को उतार दिया, ठीक है, बहुत मजा आएगा 1 2 ओवर तक, वाओ 4 वाओ 6 हम लोग क्लैपिंग करेंगे, लेकिन बड़ी जल्दी आउट हो जाएगा, तो हमारे तो विकेट ही गिरने लगेंगे। तो शुरुआत में हम कैसे प्लेयर को भेजते हैं देखना, ऐसा होता भी है। शुरुआत में ना थोड़े से एवरेज प्लेयर को भेजते हैं, जो दौड़ने की क्षमता रखता है, पिच पे टिका रहता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है उसकी, 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन लेकर के शुरुआत के कुछ ओवर निकालता है, वैसे प्लेयर को भेजते हैं और विकेट हमारा बचा रहता है। 400 रन इज अ वेरी बिग टारगेट, तो स्टार्टिंग में हम ऐसे प्लेयर को भेजेंगे जिसका सीवी क्या होगा? कम होगा, सीवी ए इज लेस। हम प्लेयर ए को भेजेंगे। समझ में आ गई बात? ये तो हो गया क्रिकेट में हम लोग लेते हैं डिसीजन। अब आपको अपने कैरियर के बारे में डिसीजन लेना है। चलो, आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे सपना देखते होंगे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी आए, बड़े आराम से जिंदगी कटे, ज्यादा की उम्मीद नहीं है, 1.5 2 लाख कंसिस्टेंसी बना रहे, आराम से खाते पीते चैन से आराम करते करते अपना जिंदगी निकाल दें। लेकिन वहीं पे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कहेंगे कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, वो रिस्क लेने को तैयार है। शुरुआत में बड़ी कम सैलरी वाली नौकरी पकड़ेंगे, प्राइवेट जॉब में जाएंगे, 8,000 10,000 ट्रेनिंग पीरियड में लेंगे, 12,000 15,000 पे भी ज्वाइन कर लेंगे, धीरे 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 सीखेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, वहां से बढ़ते बढ़ते काफी कुछ आगे जाने की क्षमता रखते हैं। तो अब
अगर वो गवर्नमेंट जॉब को पसंद करने वाला अगर स्टूडेंट गया, और हमारे पास दो कंपनी से जॉब के ऑफर मिले हैं आपको, कंपनी ए, कंपनी बी। ध्यान से सुन। कंपनी ए का एवरेज है 1.2 लाख, कंपनी बी का एवरेज है 60,000, और इसका सीवी है, मान लो कंपनी का है, हाँ ले लो 33.1, ऐसे लिख देते हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। सीवी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सीवी ऑफ बी। का मतलब पता है क्या है, कि कंपनी ए में एवरेज सैलरी 1.2 लाख तो मिल रही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है, ज़्यादा है। मुझे ऑफर नहीं किया है 1.2 लाख, लेकिन 1.2 लाख एवरेज सैलरी है इस फॉर्म की, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं। मुझे किस पोस्ट पे डाला जाएगा बाद में देखने की बात है। तो ये कंपनी तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई, ये अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देता है ना 1.2 लाख। कंपनी भी तो सिर्फ 60,000 देती। अब ध्यान से सुनो, तो नहीं उल्टा मैंने लिख को बढ़ा दो। हाँ, अब ध्यान से सुनो, ए की सीवी कम है, यानी जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब या बहुत ज़्यादा मॉडरेट लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाहते, वो कंपनी ए को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कंपनी ए में वेरिएशन क्या है, बहुत कम है। अगर 1.2 लाख एवरेज सैलरी है तो हो सकता है कि मैक्सिमम सैलरी 1.5 लाख तक जाए और मिनिमम सैलरी 90,000 तक जाए। ये पॉसिबिलिटी है, से नीचे नहीं जा रहा, 90,000 से नहीं जा रहा, 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा। तो बच्चा ये सोचेगा ना, अरे भाई कितना भी होगा, मुझे किसी भी पोस्ट पर डालेगा, 90,000 से नीचे तो नहीं डालेगा, तो भी मजे से जिंदगी कटेगी अपनी। लेकिन कंपनी बी में देखो, एक तरफ 60,000 बहुत कम सुनने में फिगर लग रहा है, लेकिन वहाँ स्टैंडर्ड डिविजन ज़्यादा है, वहाँ होप भी ज़्यादा है। हो सकता है कि 60,000 से स्टैंडर्ड डिविजन अगर 3 टाइम्स ऐड कर दे, वो 2 लाख तक चला जाए। 2 लाख भी सैलरी होने की उम्मीद है, तो किस में है, कंपनी बी में है। 2 लाख की सैलरी अगर किसी की हो सकती है, तो क्यों ना वो पर्सन मैं ही हो जाऊं। वो ज़्यादा जो एम्बिशियस बच्चे होंगे वो वैसे कंपनी को ज्वाइन करेंगे जिनका सीवी क्या है, ज़्यादा है। और जो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते वो वैसे कंपनी को ज्वाइन करेंगे जिनका सीवी क्या है, कम है। तो इस तरीके से सीवी के बेसिस पे भी बच्चे हम लोग डिसीजन देते हैं, किस कंपनी को ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है। एक बार फिर से आप लोग सुन लें, जो बच्चे ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, जो बच्चे ज़्यादा एम्बिशियस होंगे वो वैसे कंपनी को ज्वाइन करेंगे जिसका सीवी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी जाने के चांसेस हैं। भले ही स्टार्टिंग से आपको कम मिलेगा, लेकिन वहाँ होप ज़्यादा है। अगर आपको अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा है, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छा नॉलेज है, तो आपको वैसा ही कंपनी ज्वाइन करना चाहिए जिसमें सीवी ज़्यादा है। कुछ बच्चे हैं एवरेज बच्चे रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं तो फिर उन्हें वैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जिसकी सीवी कम है। इसी तरीके से बहुत जगह डिसीजन लिए जाते हैं। ये तो हो गया, क्रिकेट हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, पार्टी का स्ट्राइक ले नहीं ले, ये सब बहुत कुछ है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह, सब जगह ये सीवी काम करता है। जहाँ भी क्वेश्चन होगा वहाँ क्लियर हो जाएगा ये दिमाग में बिल्कुल। ज़्यादा सीवी का मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है। सीवी कम का मतलब कम फ्लक्चुएशंस, तो वहाँ रिस्क कम है। इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो इतना ही था बच्चे चैप्टर 2 में। अब आपको लग रहा होगा मैम ने तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराया सीवी, असाइनमेंट में है बच्चे क्वेश्चन, तो वहाँ हम लोग करेंगे। तो टॉपिक 2 कंप्लीट हो गया। आज के क्लास का नंबर क्या था, 5th क्लास थी ना, ठीक है। अब बस एक दो क्लास और बेसिक्स का रहता है, क्लास नंबर 6, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक 3, जिसमें करेंगे स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जरूरत तो खैर हर चैप्टर में ही है। 3rd चैप्टर से स्टार्ट होगा, 10th चैप्टर तक जाएगा, 4th सेमेस्टर में जाएगा, 5th सेमेस्टर में जाएगा, हर सेमेस्टर में यूज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस का यूज चैप्टर 6 में है, मोमेंट्स का।
चैप्टर 1 में भी आपके डिवोर में थोड़ा बहुत बता रखा है, एक जगह डिस्कस किया, और चैप्टर 6 में है मोमेंट का मेथड। लेकिन हम लोग करेंगे यहीं पर अपने बेसिक्स में, इस मोमेंट एंड कर्टोसिस को डिटेल में कर लेंगे, ताकि चैप्टर 6 जब ये टॉपिक आएगा हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझ। तो अब ये टॉपिक थर्ड है, ये 1 से 2 क्लास का होता है, ज़्यादा इसमें होता नहीं है। इसको बच्चे हम लोग करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद से फिर हमारे डिवोर पे हम शिफ्ट कर जाएंगे आफ्टर 2 क्लासेस। अब हमारी क्लासेस डेली हो गई है। आज है, आज क्या, आज है वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। इस वीक में ये बेसिक्स खत्म हो जाएगा। मंडे से फिर हम लोग अपने डिवोर पे शिफ्ट कर जाएंगे। मंडे का टॉपिक होगा आपका ट्रिम्ड मीन। हिस्टोग्राम बनाते हैं तो कितने क्लासेस रखते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिवोर का कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।